हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हिंदी में आपको विराम चिन्हों के बारे में बताने जा रही हूँ। इन्हें हम अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। विराम चिन्ह जो हैं बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना और चिन्ह का अर्थ होता है सिंबल या मार्क। तो लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इन दो वाक्यों को आप देखो। उसे रोको, मत जाने दो। उसे रोको, मत जाने दो। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर हम अर्धविराम लगा रहे हैं। कहाँ पर? उसे रोको, मत जाने दो। इस वाक्य से क्या पता चलता है कि उस व्यक्ति को रोक लो, उसे जाने मत दो। और यही विराम हम आगे लगा रहे हैं तो देखो इसका अर्थ बदल जाता है। उसे रोको, मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को मत रोको, उसे जाने दो। तो दोनों ही वाक्य सेम थे, सिर्फ विराम चिन्हों को अलग अलग जगहों पर लगाने से वाक्यों के अर्थ बदल गए। विराम चिन्हों के प्रकारों को आप देखिए। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्धविराम, चौथा है विस्मय बोधक, पांचवा है योजक चिन्ह और छठा है निर्देशक चिन्ह। आप देख रहे हो, चिन्हों को गौर से देखो। सातवां है उद्धरण चिन्ह, आठवां है प्रश्नवाचक चिन्ह, नौवां है लाघव चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है उपविराम चिन्ह, 12वां है त्रुटिपूरक चिन्ह और 13वां है कोष्टक चिन्ह। अब इन सबों को हम एक एक कर पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। तो किसी वाक्य की समाप्ति के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है, यानी इस तरीके से हम खड़ा पाई देते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ भी हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया, यानी यहाँ पर वाक्य जो है ये समाप्त होता है। ये चिन्ह हम सिर्फ हिंदी में ही लगाते हैं बच्चों। पंक्चुएशन मार्क्स में पूर्ण विराम चिन्ह नहीं आता है। बाकी सभी हिंदी और अंग्रेजी में बाकी पंक्चुएशन मार्क्स और विराम चिन्ह लगभग एक ही जैसे हैं। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम में हम छोटा सा कॉमा लगाते हैं, जिसके लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं बच्चों। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो जब हम थोड़े देर के लिए रुकते हैं तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम में हम और थोड़ा ज़्यादा देर के लिए पॉज करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा, तो इसे हम अर्धविराम कहते हैं। अगला है विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह हम हमेशा वैसे वाक्यों में लगाते हैं जिससे हमें सुनकर या तो बहुत आश्चर्य हो या बहुत दुख हो, तो वैसे वाक्यों में हम विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो, हाय अब मैं क्या करूँ, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो ये दोनों वाक्यों में आपको पता चल रहा है कि हमें या तो दुख हुआ है या हमें किसी चीज़ के लिए आश्चर्य हुआ है। अगला है योजन चिन्ह। जब हम दो जो सेंटेंस हैं, जो दो वाक्य हैं, दो शब्द हैं, उनके बीच जब हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हम योजन चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, साथ साथ, दूध रोटी, रोज रोज। तो इसमें जो आप यहाँ चिन्ह लगा रहे हो इसे हम योजन चिन्ह कहते हैं। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसी निर्देश को देने वाला होता है, जिससे पता लगता है कि अगला क्या आदेश आने वाला है। जैसे प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय में अवकाश है, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगे हैं ये निर्देशक चिन्ह हैं। इसी तरीके से तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह लिखकर कहा, यह बताया है कि ये किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है वो हम तब लगाते हैं जब किसी भी वाक्य को हमें बिल्कुल हाईलाइट करना है, बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है, और ये बातें जो है बहुत ही मुख्य रूप से हैं, मुख्य बिंदु हैं, तो उनको हम उद्धरण चिन्हों द्वारा बंद करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये जो वाक्य हैं, जो पूरा सेंटेंस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि रघुकुल की जो रीत है वो हमेशा ये रही है कि भले ही प्राण चला जाए पर जो वो वचन देते हैं उससे वो हटते नहीं हैं। तो ये इस तरह का कोटेशन जब हम देते हैं तो इसे हम
हमेशा इन्वर्टेड कॉमा यानी उद्धरण चिन्हों से बंद करते हैं। दूसरा, जब किसी विशेष पुस्तक या विशेष व्यक्ति का नाम हम जब लेते हैं तो हम इस तरह के भी उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, जिसमें हम एक सिंगल सेमीकोलन इस तरीके का उद्धरण चिन्ह देते हैं। जैसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या तुम सच बोल रहे हो, तो हम इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो है लाघव चिन्ह, जिसमें हम किसी भी लंबे वाक्य या जो भी शब्द हम कहना चाहते हैं उसको हम शॉर्ट में यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उन्हें हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए तो हम शॉर्ट में इस तरह डॉक्टर लिख सकते हैं। पंडित के लिए इस तरह का प के ऊपर बिंदी देकर हम ये लाघव चिन्ह लगा सकते हैं। इंजीनियर के लिए ईजी, है ना। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए उ और प्र। तो ये बताते हैं, इन्हें इन चिन्हों को देखकर हम इन शॉर्ट फॉर्म से समझ जाते हैं कि बड़ा उसका वर्ड क्या है, तो इसे हम लाघव चिन्ह कहते हैं। इसी तरीके से है विवरण चिन्ह। जब हम किसी चीज़ का विवरण देना चाहते हैं, आगे बताना चाहते हैं कि आगे और क्या, वाक्यों के आगे क्या हमको कहना है, तो विवरण जब भी हम देते हैं तो उसमें हम विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे आम के निम्न फायदे हैं। अब आम के फायदे जब हम गिनाने जाएंगे 1 2 3 4 तो उसके पहले हम विवरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। संज्ञा के 5 मुख्य भेद हैं, तो हम पांचों भेदों का नाम जब लिखेंगे उसके पहले हम इस तरह विवरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कारक के 8 भेद हैं, इसी तरीके से हम विवरण चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब है उपविराम चिन्ह। जब हम छोटे छोटे जो उपविराम लेंगे किन्हीं नामों के बीच में, बहुत सारे चीज़ों के बीच में, तो उसको हम उपविराम चिन्ह कहेंगे। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। अब उसका उदाहरण जैसे दे रहे हैं, मान लो राम खाना खाता है, तो यहाँ भी हम उदाहरण के बाद क्या करेंगे, उपविराम। इसी तरीके से विज्ञान, यहाँ उपविराम का चिन्ह लगाया, वरदान है या अभिश्राप। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं आगे और थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं तो उसको हम उपविराम चिन्ह देते हैं। त्रुटिपूरक चिन्ह जो है वो हम तब लगाते हैं जब हमने कोई वाक्य लिख दिया और कोई चीज़ छूट गया, उसमें हमको किसी चीज़ को फिर से बीच में ऐड करना है, तो वहाँ पर हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लो राम कल जाएगा हमें कहना था, अब सिर्फ राम जाएगा लिख लिया, तो यहाँ पर कल लिखना है तो हम ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के कल लगा सकते हैं, है ना। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा छूट गया, तो इसके लिए हम त्रुटिपूरक चिन्ह लगा सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस या वाक्य में अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो हम त्रुटिपूरक चिन्हों से उसे पूरा कर सकते हैं। इसी तरीके से कोष्ठक चिन्ह है। कुछ जो मुख्य बातें होती हैं, मुख्य बिंदु होती हैं, या किसी के बारे में जो कही गई बात को हमको हाईलाइट करना है तो हम उसे कोष्ठक चिन्हों के द्वारा भी बताते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य, शक्ति को हमने यहाँ बताना चाहा है तो यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट में रखा है, को जानता हूँ। मेघनाद, कुछ आगे बढ़कर, तो ये आगे बढ़कर जो वाक्य है यहाँ जो दर्शा रहा है ये अंडर ब्रैकेट है, कोष्ठक चिन्हों में बंद है। लक्ष्मण, यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो इस तरीके से हम हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इन विराम चिन्हों की सहायता से हम अपनी बातों को बहुत सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अंग्रेजी में भी हम पंक्चुएशन मार्क्स डालते हैं। ठीक है, बाद में और भी मैं हिंदी में अच्छे वीडियोस आपको भेजूंगी। आप इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।